नमस्कार। देवघर आईएएस एकेडमी में आप सबका मैं शिल्पी फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर एक सवाल से शुरू करते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी कैंपस में हर नारा अभिव्यक्ति की आज़ादी है या फिर एक सीमा के बाद ये अनुशासन कानून का मुद्दा बन जाता है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको हम आम भाषा में जेएनयू कहते हैं, जेएनयू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित नारेबाजी का मामला आखिरकार चर्चा में क्यों आया है। इस लेक्चर में हम जानेंगे इस पूरे मामले को, जो आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आखिरकार ये मामला क्यों आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। इस जो ये सामने हमारे सामने नारेबाजी का किस्सा या नारेबाजी की जो वीडियो आ रही है, तो जेएनयू प्रशासन ने भी इस पर सख्ती से कार्रवाई की है, लेकिन क्यों की है इसको समझेंगे। और सबसे अहम सवाल कि अभिव्यक्ति की आजादी बनाम कैंपस अनुशासन, इसको हम समझेंगे। तो चलिए बिना किसी और भटके हुए मुद्दों पर, बिना किसी शोर के पूरे मुद्दे को शांति से और साफ सुथरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। और यहाँ पर आप देखिए, आप सभी के लिए एक बहुत ही जो है गुड न्यूज़ है। और यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को मद्देनजर रखते हुए अपडेटेड करंट अफेयर, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ मोड्स में, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे आपके ये। इसके बाद आप इनरोल करा सकते हैं। कोर्स की फीस मात्र 999 रुपये है। इससे पहले देर हो जाए प्लीज़ इसको इनरोल कर सकते हैं आप। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए, कॉन्टैक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन इन सारी चीज़ों को लेकर आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और गुड न्यूज़ है कि 1-to-1 फ्री मेंटोरशिप आपके लिए नीरज नचिकेता सर के द्वारा लाई गई है। इकोनॉमिक मॉड्यूल आपको मिलेंगे अवेलेबल इन बोथ मॉडल्स, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इनरोल करा सकते हैं आप। और ये रहा कॉल डिटेल्स, यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन के लिए बात कर सकते हैं। बहुत सुनहरा अवसर है, इसको ना जाने दें। आपकी तैयारी को और सुचारू रूप से जारी करने के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार ये जो कथित जो नारेबाजी विवाद है, ये मामला क्या है। देखिए, जेएनयू में कुछ छात्रों ने प्रधानमंत्री भारत के और यहाँ भारत के गृह मंत्री पर जो है नारेबाजी की है, कुछ ऊट पटांग बोला है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल जो है ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ठीक है, उनके खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाने का आरोप लगा है। ठीक है, अभी हम पूरी कहानी को समझेंगे कि आखिरकार ये जो नारेबाजी हुई है ये आपकी 5 जनवरी को ही क्यों हुई है, और ऐसा क्या हुआ है कि जो हर साल 5 जनवरी को जेएनयू में इस प्रकार की नारेबाजी होती है, कभी किस रूप में, कभी किसी और उपलक्ष्य में। उनका कंधा जो है वो कहता है कि हम ये एक नारेबाजी करते हैं क्योंकि हमें अव्यवस्था महसूस होती है, हमारे लिए रेट्स बढ़े हुए हैं चीज़ों के, जो है कैंटीन को लेकर, तो कभी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कॉलेज में, लेकिन जो बंदूक की गोली जो है उनकी, वो कुछ और ही कहती है। तो यहाँ पर भड़काऊ नारे वगैरह लगाए गए। ये घटना जो है, कथित वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ है, और ये होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर यहाँ पर जो है स्लोगन जो की गई है वो वायरल हो गई है। इसके बाद यहाँ पर जेएनयू के प्रशासन का इस विषय पर क्या कहना है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि जो बच्चों ने नारेबाजी की वो तो है ही, लेकिन जेएनयू के प्रशासन का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि भाई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो बच्चे दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दोषी पाए जाने वाले छात्रों पर जो है तुरंत सस्पेंशन होगा, उनका इमीडिएट सस्पेंशन होगा, एक्सपल्शन होगा, और परमानेंट जो है डिपार्टमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यहाँ पर स्थायी रूप से जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी से उन बच्चों को निकालने की बात हो रही, क्योंकि वहां का माहौल वो अव्यवस्थित कर रहे हैं और पढ़ाई का माहौल ना करके दंगे वाला माहौल कर रहे हैं। जेएनयू ने अपने बयान में, स्टेटमेंट में ये कहा है कि बोलने की आज़ादी जो है वो मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या वो बोलने की आज़ादी आपकी सीमा पार कर जाए? क्या वो बोलने की आज़ादी जब हिंसा में, देशवासियों या गैर कानूनी गतिविधियों में परिवर्तित हो जाए, तो क्या इसको बर्दाश्त किया जाएगा? कतई भी नहीं। ठीक है, यही हमारा लॉ भी कहता है। तो यहाँ पर गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जेएनयू ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट, बट वायलेंस, एंटी नेशनल और इलीगल एक्टिविटीज विल नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल।
ठीक है। अब यहाँ पर इस घटना से पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ, जो जैसा कि मैंने कहा कि 5 जनवरी को ही आप अधिकतर कभी देखेंगे, आप देखना 2020 के बाद से, जब से उमर खालिद जो इनके पूर्व छात्र नेता रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद से आप देखेंगे हर 5 जनवरी को इस प्रकार की क्रियाकलाप जेएनयू में देखने को मिलती है। और समय पे भी है, लेकिन स्पेसिफिकली 5 जनवरी की बात कर रही हूँ। क्या हुआ था 5 जनवरी 2020 को? 2020 5 जनवरी की शाम को जेएनयू में जो है एक जेएनयू के पूरे परिसर में नकाबपोश लोग, नकाब पहने हुए लोग जो है, कुछ लोग एक समूह के रूप में यूनिवर्सिटी में घुसते हैं, लाठियां, डंडे और पत्थरों से छात्रों पर हमला करते हैं। हमला ये जो हुआ था वो कई हॉस्टल्स जैसे कि साबरमती और पराशर में, अकादमिक इलाकों में ये फैल गया था। कितने लोग घायल हुए थे? लगभग मानते कि 28 से ज्यादा छात्र और कुछ शिक्षक भी इसमें घायल हुए। उस समय की छात्र संघ जो थी अध्यक्ष, उनका नाम था आयशी घोष। इनके सिर में गंभीर चोट आई थी, उनका वीडियो काफी वायरल हुआ था, व्यापक रूप से तस्वीरें भी सामने आई थी। ये दंगे जो थे इस प्रकार से वहां की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर रहे थे। ठीक है, ये हमने देखा। अब क्या हुआ? तनाव क्यों बढ़ा? तत्काल कारण क्या थे? उस समय के क्या कारण थे? कहते हैं कि ये इन्होंने दंगे इसलिए किए थे, इनका ये कहना था कि उस समय पे विश्वविद्यालय में जो है यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ा दी गई थी और हॉस्टल्स के नियमों में चेंजेस कर दिए गए थे, इस कारण से हमने ये दंगे किए थे। सोचिए जरा, इतनी सी बात पे जो एक बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ एक स्टूडेंट अगर इस प्रकार के दंगे करता है, वो साधारण बात नहीं है, क्योंकि आप सभ्य समाज के सभ्य नागरिक हैं और उस उम्र में है जहां पर सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कंधा इनका ये था, पर गोली बंदूक की कुछ और ही कह रही थी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के कारण पहले से ही माहौल बहुत तनावपूर्ण था और इसी पृष्ठभूमि में हिंसा बढ़ी थी। ठीक है, वहां पर फिर दिल्ली पुलिस को बुलाया गया। दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका उस दौरान 2020 में रही थी, ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि पूरा टॉपिक इससे कनेक्टेड है। पुलिस देर से कार्रवाई की और निष्क्रियता पर तीखी जो है आलोचना भी देखने को मिलती है। आरोप लगे कि पुलिस परिसर में मौजूद होने के बावजूद भी हमले तुरंत नहीं रोक पाई थी। ठीक है, कई सारे उन पे एलिगेशंस भी लगाए गए थे और बाद में जांच की गई दिल्ली पुलिस ने, लेकिन शुरुआती जांच और गिरफ्तार की रफ्तार पर सवाल बने थे। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया क्या थी? देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, विपक्षी दल और नागरिक समूहों ने निष्पक्ष जांच की मांग की और सरकार जो है, समर्थक और विरोधी छात्र संगठनों के बीच आरोप प्रत्यारोप लंबे समय तक ये चलते रहे थे। ठीक है, काफी लंबे समय तक ये चलते रहे थे। अब ऐसा क्यों हुआ था? ठीक है, इसको यहाँ पर पहले मैं सोच रही कि आपको इसमें यहाँ पर दिखाती हूँ, ये जो है ऐसा क्यों हुआ था। देखिए, हाँ, एक चीज और, यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चंस ओवर द रूल ऑफ दिल्ली पुलिस हमने देखा कि क्या रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ था? ये घटना कैंपस सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य की जवाबदेही पर राष्ट्र बहस का प्रतीक बनी थी। इन सबको पढ़ने से पहले यहाँ पर आपने एक चर्चा में सुनने वाला नाम सुना होगा, उमर खालिद का। अब ये 2020 में उमर खालिद को जो जब गिरफ्तार किया गया था, एक्चुअली उमर खालिद क्या थे? एक पूर्व छात्र नेता रहे हैं, जेएनयू से जुड़े रहे हैं ये, और ये छात्र जो रहे हैं वो राजनीति और सरकार की नीतियों की आलोचना किए जाने वाले जाने जाते हैं। ये विवादों में क्यों और कब आए? एक्चुअली आप देखेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून जो सीएए है, इसके विरोध प्रदर्शन में इनकी भूमिका काफी ज्यादा सक्रिय देखने को मिली और उन पर 2020 के जो उत्तर पूर्व दिल्ली दंगे आपने सुने थे 2020 में जो हुए थे, उसकी साजिश की रचना के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। कानूनी स्थिति उस वक्त क्या थी? उमर खालिद पर बेसिकली यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत इनको केस दर्ज किया गया और सितंबर 2020 से वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी जमानत की जो याचिका भी आई थी उसको खारिज कर दिया और उसके बाद इन्होंने ये दंगे जेएनयू में करने 2025 में, माफी चाहती हूँ, 2026 में शुरू कर दिए। कोर्ट कहता है कि शुरुआती सबूत तो ये बताते हैं कि जो उमर खालिद है उनकी भूमिका अन्य आरोपियों से बहुत ज्यादा अलग और गंभीर है। समर्थन और विरोध दोनों है। दोनों क्यों है? क्योंकि समर्थन के लोग कहते हैं कि जो उमर खालिद है वो लोकतांत्रिक विरोध की आवाज बने हुए हैं, बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में रखना ये गलत है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। अब ये तो समर्थक थे उमर खालिद के, वो कह रहे थे, लेकिन आलोचक भी तो कुछ है ना। आलोचक क्या कह रहे थे? आलोचक कह रहे थे कि उनके भाषण उमर खालिद के भड़काऊ थे, उस दौरान दंगों से उनका सीधा संबंध दिखाई देता है। बेसिकली उमर खालिद जो है वो आज भारत में अभिव्यक्ति की आजादी बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा की बहस का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। क्लियर है?
यहाँ पर ये समझाने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि हर साल 5 जनवरी को ही इस प्रकार से दंगे जेएनयू में देखने को मिलते हैं। और भी समय पे हैं, लेकिन उमर खालिद को लेकर ये इस तरह से उनको ना छोड़ने को लेकर उनके जो है उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके कारण उन्हें दंगे करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब ये क्यों मैटर करता है? ये घटना कैंपस सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य की जब अकाउंटेबिलिटी, राष्ट्रीय बहस का प्रतीक बनी हुई है इस टाइम। यानी कि जेएनयू हिंसा को बाद के वर्षों में छात्र राजनीति और विश्वविद्यालय में असहमति से जुड़े मुद्दों का जोड़कर देखा गया। मतलब वो हमेशा कहते हैं कि हम तो इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं क्योंकि हम असहमत हैं इन चीजों पर, कुछ सिंपल से कारण देकर, और बात कुछ और ही रख रहे होते हैं, दंगे किसी और ही विषय पर कर रहे होते हैं। ठीक है, नारेबाजी का संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो आया था उस दिन रात में, जेएनयू कैंपस में नारे लगने लगे जब उमर खालिद की जो है उन्होंने उसको छोड़ने से मना कर दिया था। ठीक है, और प्रशासन का मानना है कि ये जानबूझकर और सोच समझ कर किया गया है। छात्र संघ का इसमें क्या पक्ष है? जो वहाँ के यूनियन, स्टूडेंट यूनियन है, उनके अध्यक्ष जो है अदिति मिश्रा ने कहा कि हर साल 5 जनवरी को 2020 में जेएनयू में हुए हिंसा की याद में विरोध प्रदर्शन होता है, और ये नारे उसी की कॉन्टेक्स्ट में है जो 2020 में उमर खालिद को, जो मैंने कहा कि गिरफ्तार किया गया था, इस कारण से। अब उन्होंने क्या ऐसा स्टेटमेंट दिए थे? उन्होंने एंटी नेशनल के कुछ स्टेटमेंट दिए थे, उसमें से एक ये भी था कि नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक की जो हमेशा से बात की जाती है कि उसे भारत से अलग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, इस प्रकार से भड़काऊ जो है उन्होंने एंटी नेशनल बात की थी, उसके कारण उनको वहां पर गिरफ्तार किया गया था। और आज उन्हीं की रिहाई की याचिका को जो है खारिज कर दिया। तो ये लोग जो उस मूवमेंट में साथ थे, नहीं भी थे, तो ये वहां पर उसके लिए जो है खड़े होते हैं और यहाँ पर बात कुछ और कहते हैं, मुद्दा इनका कुछ और होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। अब एग्जाम ओरिएंटेड क्या समझना है हमें, क्या निष्कर्ष है? मामला है अभिव्यक्ति की आजादी बनाम सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ। ठीक है, इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की जो अनुशासनात्मक शक्ति है उसके बारे में बताता है। कैंपस राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति का टकराव, कैंपस की जो राजनीति है ना, वर्सेस या इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्सेस कहे तो राष्ट्रीय राजनीति का टकराव बन गया है। आप समझिए इस बात को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सामाजिक प्रभाव क्या होता है? देखिए, अब मैंने एक चीज नोटिस की है, मेरा अपना विचार है कि अगर इनके पक्ष में कोई विषय आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में निर्णय दे देता है, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, वहां की सरकार बहुत अच्छी है। अगर इनके विपक्ष में कोई निर्णय दे देता है, इनके विमुख कोई निर्णय दे देता है, तो सरकार बहुत बुरी है, सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय नहीं ले रहा है, न्याय सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो मतलब इनके मन के अनुसार न्याय दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा है, सरकार अच्छी है। और अगर इनके मन के मुताबिक ना दिया जाए तो फिर वो इस प्रकार के दंगे करते हैं। वो खुद को पढ़ा लिखा जो है, हम कहें कि पढ़ा लिखा समाज विद्रोही कहते हैं खुद को, वो नहीं कहते, ये मैं कहती हूँ। और इस प्रकार से दंगे कर कर अपनी बात मनवाने का जो ये तरीका है, वो कहाँ किस हद तक सही है? आप इस विषय में क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, रखिएगा। फिलहाल जेएनयू नारेबाजी विवाद की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून जो 2019 में आया था, भारत का एक कानून है, हम सब ने पढ़ा था। कभी आप कहेंगे इस पर लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगी मैं, इस पर अगर आपको डिटेल में जानना होगा इन चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेएनयू नारेबाजी विवाद यूपीएससी से कैसे रिलेवेंट है? क्योंकि हम कोई भी विषय पढ़ते हैं यहाँ पर एक आम नागरिक के अनुसार जानने के साथ साथ यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते हमें पता हो कि ये टॉपिक हमारे लिए किस प्रकार से रिलेवेंट है। जैसे जीएस पेपर 2 जिसमें पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करता है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज ए का ए, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझिए कि वो स्वतंत्रता जो किसी और की स्वतंत्रता का हनन करे, क्या वो स्वतंत्रता है? क्या वो स्वतंत्रता आपका अधिकार है? ठीक है, इसके बाद बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये आर्टिकल आपका, आर्टिकल के साथ साथ समझिए प्री में भी बहुत काम आएगा, लेकिन ये पूर्ण जो है एब्सोल्यूट नहीं है पूरी तरीके से। उचित प्रबंधन 19 क्लॉज 2 क्या कहता है? सरकार इन आधारों पर रोक लगा सकती है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था पर अगर उस तरह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, राज्य की सुरक्षा की अगर बात हो रही है तो इन पर रोक लगाई जा सकती है, नैतिकता की बात हो, देश की संप्रभुता और अखंडता की बात हो। ठीक है, जेएनयू केस में यही सवाल है कि क्या नारे अभिव्यक्ति की आजादी है या सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के खिलाफ है ये? ठीक है, आप एक एंटी नेशनलिस्ट जो है उसके खिलाफ आवाज उठा, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं आप बेसिकली यहाँ पर।
ठीक है। अब यहाँ पर पेपर 4 जो एथिक्स इंटीग्रिटी की बात करता है, आपके एप्टीट्यूड की बात करता है, तो एथिकल जो डायलेम्स हैं वो क्या कहते हैं कि विरोध का अधिकार कहाँ तक होना चाहिए, असहमति का तरीका कितना जिम्मेदार हो, असहमति का तरीका क्या यही एक निरंतर तरीका है जिसको अपनाया जा रहा है जेएनयू में, वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ यानी कि पब्लिक लाइफ में इन चीज़ों की क्या वैल्यू रखता है, सहिष्णुता टॉलरेंस जिम्मेदार नागरिक होने का क्या ये प्रमाण है। ठीक है। संवाद बनाम उकसावा, मतलब किसी का कम्युनिकेशन हो, कोई संवाद हो, या फिर आप किसी को भड़का रहे हैं इस तरीके से, है ना। तो बहुत माइन्यूट सी लाइन होती है दोस्तों, किसी के साथ बात करने में और किसी को उकसाना किसी विषय में, बहुत माइन्यूट सी लाइन होती है। बदतमीज और एक होता है, ये कहते हैं ना कि एक ईगोइस्टिक होना और एक बदतमीज होने में बहुत पतली सी लाइन होती है, अगर आप उसको क्रॉस कर देते हैं तो आप उसको बदतमीज कहलाते हैं। ये एक उदाहरण के तौर पर केस स्टडीज जब हम देखते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है ऐसा कि एक क्षेत्र छात्र होने के नाते विरोध कैसे करें कि संविधान भी बचा रहे और आपकी व्यवस्था भी बनी रहे। ठीक है। आप केस स्टडीज वगैरह में इस प्रकार की चीजें देख सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का एंगल अगर जीएस पेपर 3 में देखा जाए तो कैंपस में भड़काऊ भाषण, कट्टर विचारधाराएं, जो रेडिकलाइजेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं उसको समझना होगा। इंटरनल सिक्योरिटी पर सोशल मीडिया मिस यूज का एंगल, सोशल मीडिया ने जितना ग्लोबलाइजेशन में मदद की है चीज़ों में, उतना ही जो है चीज़ों का आज के समय पे एआई का मिसयूज इतना भयानक होने लगा है कि समझ ही नहीं आता ये वीडियो रियल है या फेक है। ठीक है। और यहाँ पर सोशल मीडिया ने जो इसका बहुत मिसयूज किया, आप अपनी बात रखने का तरीका, आप 2-4 लोग इकट्ठा करिए और बस सोशल मीडिया पे वायरल कर लीजिए। तो वायरल सिर्फ ये जो टॉपिक हुआ है ना, सिर्फ जेएनयू कैंपस के अंतर्गत नहीं हुआ है, तभी इन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा इजुकल टू यूनिवर्सिटी का जो टॉपिक है ना, ये इजुकल टू आपका नेशनल टॉपिक बन गया है बेसिकली। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल करके यहाँ पर सिर्फ जेएनयू के कुछ छात्र संघ इकट्ठित नहीं हुए हैं, अब पूरा देश इसमें इन्वॉल्व हो गया है, और ये उनका एक तरीका था सोशल मीडिया का मिसयूज करने का एंगल। सुप्रीम कोर्ट एंड रूल ऑफ लॉ, जमानत खारिज करना, ये बताता है कि रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है। न्यायिक विवेक, जुडिशियल जो है डिस्क्रिशन की बात की जा रही है, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होकर काम करती है, ये बताया गया है। अब यहाँ पर हमारे लिए इन सबको भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है। जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें उसमें जो भी टॉपिक आपका आ रहा है तो उसके साथ स्टैटिक को जोड़कर पढ़ें, ताकि आपका साथ साथ में वो भी प्रैक्टिस होता जाए और आपकी नॉलेज डेप्थ में चली जाए। ठीक है। ऐसे पेपर के लिए थीम्स जो हो सकती है, जैसे आप इन टॉपिक्स पर ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, लिमिट्स ऑफ डिसेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, यूनिवर्सिटीज स्पेस ऑफ आइडियाज और पॉलिटिकल बैटल फील्ड्स। तो ठीक है, ये सारी चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है हमें, और ये सारे टॉपिक जो है यूपीएससी के हिसाब से भी यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो जियोपॉलिटिकल के अनुसार आपको दी जा रही हैं यहाँ पर, ये आपको हर टॉपिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मज़े के लिए और सोशल मीडिया पे वायरल है मात्र इस वजह से नहीं, ये इसलिए टॉपिक आपको समझाए जाते हैं ताकि आपके सोचने का दायरा थोड़ा सा ब्रॉड हो। आप हर एंगल में, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, वॉट एवर द टॉपिक इज, ठीक है, तो आप उस पर सोच सके। क्योंकि एक प्रशासनिक, क्योंकि आप सिर्फ एक एस्पिरेंट की तरह मत सोचिए, आप एक प्रशासन में जा रहे हैं, आप प्रशासनिक व्यक्ति अगर वहां पर हैं तो आपका सोचने का जरिया कैसा होगा, या आपके एरिया में ऐसी सिचुएशन होती है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो ये एथिक्स जो है ना, मैं बता दूं आपको, ये एथिक्स पढ़कर नहीं आती है, ये एथिक्स जो है आपने बचपन से लेके आज तक जो सीखा है, इंटरव्यू में वही प्रदर्शित होता है। तो हर दिन अपने आप को एक अधिकारी के रूप में देखें, और जैसा सोचते हैं वैसी प्रक्रियाएं हमारे आसपास होने लगती हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपने आप को ढालें कि हर दिन आप सोचें कि आज मैं अधिकारी के रूप में काम करूंगा और मैं कैसे सोचने का अपना एक जरिया बनाता हूं, या कैसे मैं सोच पाता हूं इस टॉपिक पर। तो मेरी हमेशा से आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अपनी वक्तव्यों को, अपनी जो है विचारों को कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये टॉपिक को आपने कैसे रिलेवेंट समझा, किस तरीके से समझा, और कैसे इस टॉपिक पर अगर आप होते तो कैसे काम करते। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। हमारे साथ देवघर आईएएस अकेडमी में निरंतर बने रहें। इस प्रकार से नए नए टॉपिक्स रोज आपको मिलेंगे शाम को 6 बजे, और भी इसके साथ कई सारे मॉड्यूल्स जो है आ चुके हैं, क्लासेस आ गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ निरंतर बने रहें। धन्यवाद।